हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षाएं एकेडमी। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। पहला जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद और भी जो रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसको कराया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसको देखते रहिए, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आने ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन ही बनकर के आने वाले हैं। चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट होता है। उसके पहले हम लोग मोटिवेशन क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, डोंट गिव अप। हाँ दोस्तों, हमें हार नहीं माननी है। तब तक हार नहीं माननी जब तक हम सफलता ना मिल जाए हमें। जब तक हमें सफल नहीं होंगे तब तक हमें हार नहीं माननी है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, सेकेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। राधा, मनीष, राजेश और आशा, टोटल 4 लोग हैं। और यहां पर कितना है, 137। हमें विभाजता का नियम अगर याद रहेगा, 4 का विभाजता का नियम क्या कहता है, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग में बांटना है। 4 से अगर विभाजित हो जाए तो वो क्या संख्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए इसमें कितना जोड़ने की 4 से विभाजित हो जाए, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। 137 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 140। अब देखिए 40 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दाम में 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह 3 क्रमागत, मतलब 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का है। 3 क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, क्रमागत संख्या। इसके बाद अगला क्रम वाली संख्या आने वाली संख्या हमारी क्या होती है, क्रमागत संख्या, एक क्रम से चलती है। तो 3 क्रमागत की कहा है, किससे विभाजित हो जाएगी, देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको अगर 3 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/3 विभाजित हो गया, बराबर आ गया 2। इसका मतलब है 3 सीधे का है, 3 क्रमागत संख्या, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। त्रिज्या जो होती है व्यास की दुगनी होती है। और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। पहला है राकेश सही है और सानिया गलत है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सानिया सही है और राकेश गलत है। सी है दोनों गलत है, क्योंकि त्रिज्या और व्यास दोनों बराबर होते हैं। ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है गलत है क्योंकि त्रिज्या और व्यास के बीच में कोई संबंध नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है, आर बराबर d/2, रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, ये क्या होता है, संबंध होता है। या फिर इसको कह सकते हैं d बराबर 2r। ठीक है, ये क्या होता है, संबंध, मतलब जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो इसमें किसका कथन सही है, सानिया सही है। सानिया ने क्या कहा था, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो क्या हो जाएगा, सानिया का कथन सही है और राकेश का कथन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों को गणितीय अंकों में कोड ढूंढती हैं। ठीक है, अंग्रेजी का जो अक्षर लिखा हुआ है उसमें गणितीय अंकों के कोड ढूंढती हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल सम कोड मिलेंगे। सम कोड जो होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। अब चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में k 7 और t। जैसे ये k है, 7 है और t है। देखिए k में कोई 90 अंश का कोड नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं मिलेगा, t में देखो ये मिल रहा है 90 अंश का, एक ये मिलेगा एक ये, लेकिन मिलना किसमें है, तीनों में मिलना है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। x 4 और t, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए x में 90 अंश का कोड कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी कहीं नहीं बनेगा। जबकि 4 में जो है यहां पे बनना है, देखो यहां बनेगा और यहां बनेगा, जबकि बनना चारों में, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
एच में देखते हैं, एच में देखो यहाँ 90 अंश का बन जाएगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर ही बन जाएगा। जबकि 5 में देखेंगे, 5 में देखो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ई में भी देखो यहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें तीनों में बनना, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगले में भी चेक करते हैं, ऑप्शन डी में देखो यहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, मतलब कि फैक्टर क्या है, ऑप्शन ए है संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम। जैसे कोई संख्या हमने लिए मान लो 4, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, मतलब ये किस किस संख्या से विभक्त होगी। ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा, 2 से होगा और 4 से होगा, उससे अधिक नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम। देखिए संख्या के बराबर या उससे कम, देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे संख्या के बराबर उससे अधिक नहीं, संख्या के बराबर, हाँ बराबर तो हो सकता है लेकिन कम भी तो होगा, संख्या से कम, कम भी होगा लेकिन बराबर, दोनों ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेणु को 25 सितंबर 2021 को दिन घर में सफाई करते समय उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला, बर्थ सर्टिफिकेट मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। चलिए इसको बताना है, अब देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे मान करेंगे, कितना है 5 दिसंबर और ये क्या है 25 सितंबर। तो पहले क्या है 25 लिखेंगे, 25 सितंबर कौन सा महीना होता है, 9 का, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2021। इसमें माइनस करेंगे 5 दिसंबर, दिसंबर 12वां महीना जो चल रहा है और ईयर है 1995। इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 9 में से 12 माइनस नहीं होगा, तो यहां से 1 साल को क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 12 महीना, 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 0 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, बाकी हो जाएगा 0। तो कितना आया 25 वर्ष 9 माह 20 दिन। अब देखिए किसी ऑप्शन में है 24 वर्ष, तो ये नहीं है। 25 वर्ष 9 माह 2/3 वर्ष, इसको देखते हैं। 25 वर्ष 3 सही 1/2 महीना। अब देखो इसको महीने में बदलना है तो इसको क्या लिखेंगे, 9 20/30। ये जो दिन है यहां पे लिख लेते हैं 25 वर्ष 9 माह 20/30 दिन। अब देखिए 0 से, क्योंकि 20 दिन है और एक महीने में कितने दिन होते 30 दिन। अब 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा हो जाएगा 25 वर्ष 9 माह 2/3 महीने। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 व्यक्तियों की लंबाइयां निम्न दी गई है, ठीक है, ये लंबाइयां दी गई है, इनकी लंबाइयों का योग मीटर में बताना है। ये सेंटीमीटर में दिया गया, उसको कन्वर्ट करके मीटर में बताना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 9 19, 19 और 2 21 के 1, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 6 28 और 2 30, 30 के 0 हो जाएगा 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8, 801। 801 टोटल हो गया। अब इनको क्या है, ये 801 सेंटीमीटर है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर और 9 मीटर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए ध्यान देना है, एकदम दिमाग से एकदम ध्यान देते हुए ये क्वेश्चन का देखो, ऑप्शन हमारा एकदम सेम ऐसा ही आता है, 8 मिनट 1 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर। अगला क्या है 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। हम जल्दबाजी क्या कर देते हैं, हमको ऑप्शन पहला देख गया तुरंत टिक कर, लेकिन हमें क्या करना, ध्यान से करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में संख्याओं में कौन सा युग्मों के घनों का यह संख्या प्राप्त होगी।
अब देखिए इसका घन निकालना है और कौन को संख्या बराबर होगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए पहला करते हैं, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 17 का 12 का क्यूब क्या हो जाएगा 1728 बराबर 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 12 क्यूब 1728 बराबर 7 का क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा 512। अब देखते हैं क्या ये बराबर होता है। देखो ये तो 1729 हो गया, 9 2 11, 2 और 1 3 1 4, 7 5 12, 1241। तो ये क्या हो गया, नहीं होगा, ठीक है, ये कैन नॉट इक्वल टू होगा, बराबर नहीं है। अगला देखते हैं, 1 का घन क्या होगा 1 प्लस 12 का होगा 1728 बराबर 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 9 का होगा 729, अब ये हो जाएगा 1728, सॉरी 1728 और 1 कितना 1729, ये हो जाएगा 1729। तो ये हो जाएगा बराबर और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 20 30 और 45 का। देखिए हम लोग को बहुत ज्यादा करना नहीं क्योंकि वक्त की कमी होती है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे देखेंगे, अगर सभी संख्या कट जा रही तो वही क्या होगा उसका एलसीएम होगा, अगर नहीं तो उसका दुगुना करेंगे। देखते हैं 20 के पहाड़े में 20 से कटेगा 45 नहीं कटेगा, इसका दुगुना करेंगे 90, 20 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी, 30 से कट जाएगा 20 से लेकिन नहीं कटेगा, फिर तिगुना करेंगे 135, 135 का कटेगा 20 तो नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, उसका 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब देखिए 180 कटेगा 2 9 18, 2 9 18 हो जाएगा 9 बार में, और 3 6 18 6 बार में ये भी कट जाएगा, और 4 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 180 एलसीएम जो हो जाएगा हमारा मिनट में आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन क्या कहा है 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स और 3 आवर्स। मिनट में दिया इसको घंटे में निकल लेंगे, 60 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 3 आवर्स। 3 आवर्स ऑप्शन क्या है हमारा डी है, तो डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है, इसको हम दशमलव में बदलेंगे, उसके बाद इजली कर सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा 3/4, पहले करेंगे 3/4 को दशमलव में करें 0, 4 7 28, 4 7 28, 2 बटे बचेगा 4 5 20, ये तो पहला का हो गया। दूसरा का हो जाएगा 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35। अगला है 0.5 हो जाएगा ये। अगला है 5 3 10 2/3 को करेंगे तो 0.3 6 18, 3 6 18 हो गया। उसके बाद 4/5 को करेंगे तो 0.5 8 40। अगला है 5/6 को 6 8 48, 2 बचेगा, 48 2 50, 6 3 18। अब क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 0.85, और सबसे छोटी क्या है हमारी 0.5। अब इसका भिन्न कौन सा है, दूसरी संख्या कौन सी है हमारी 6/7, तीसरी क्या है 0.5 की कौन सी भिन्न है हमारी 1/2। एक ऑप्शन किस ऑप्शन में है 6/7 1/2। देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल गया तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न को देखिए और संख्या लिखिए, इसमें कौन सी संख्या भराएगी। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं 1 और 3 कितना हो गया 4,
1 3 4 4 5 9। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ के लिख दे रहे हैं। लास्ट पैटर्न हम करते हैं समय को देखते हुए। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और हो जाएगा 10 26 26 10 36 36 10 46 और 3 49 49 और 1 49 10 59 और 5 64 64 10 74 और 5 74 और 7 हो जाएगा हमारा 81। ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, 81। ऑप्शन सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10,011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। चलिए इसको भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, पहले 9 बार। 9 एके 9 9 0 0 9 एके 9 घटाएंगे। 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, बचेगा 1। फिर एक 9 बार लेकर जाएंगे, कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा 909। फिर घटा लेंगे, 11 में से 9 जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। शेषफल हमारा कितना हो गया, 12। 12 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाती है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 16, 20 और 24 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 16, 20 और 24 का एलसीएम। 2 8 16, 2 10 में 20 और क्या करना है, पूर्ण वर्ग निकालना है ना, पूर्ण वर्ग निकालना है। तो हमें क्या करें, वर्ग निकालेंगे। 2 12 24। फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 चौक 8, 2 5 6 10, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं, 5 और 2 3 6। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से करेंगे, ये हो गया 1 5 और 1। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 1। अब देखिए इसमें पूर्ण वर्ग के लिए पूछा हुआ है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। एक पेयर देखो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अब देखिए 60 का वर्ग क्या होगा, 6 का गुणा 6 बार करेंगे 36 आएगा, 2 0 बढ़ाएंगे 3600 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, ए 1600, बी 3600, 6400 और 14400। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 3600। इसका वर्ग अगर कर देंगे 60 का तो क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 7,86,364 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। अब देखिए इसमें 6 का क्या है, इसका हो जाएगा 6000 और इसका कितना हो जाएगा 60। स्थानीय मान को एक बार देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ उस वहां से देख लीजिएगा। और स्थानीय मान क्या होता है, उसका जो स्थान होता है उसके अनुसार क्या करते हैं, मान निकालते हैं। क्या है, इकाई, दहाई, दहाई पे क्या हो जाएगा 60, सैकड़ा, हजार, हजार में क्या होगा 6000, 6000 गुणे 60। अब 6 का गुणा 6 करेंगे 36, कितना जीरो है, 3 और 1 4, 1 2 3 4, मतलब हो जाएगा 3,60,000। देखिए किस ऑप्शन में है, पहले में नहीं, दूसरे में, तीसरे में है और चौथे में नहीं। तो हमारे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा स्टार्ट होता है पेडागोजी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं पेडागोजी क्वेश्चन को। एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 अंकों 7 3 4 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं कि कोई भी अंक उसमें दोबारा ना आए, मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। उससे क्या एक संख्या बनाए, छोटी और बड़ी। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती हैं, आपने जो 2 संख्याएं बनाई है उनके अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रिया विधि को लिखिए। तो हमारा पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है? ऑप्शन ए हमारा क्या है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले समय को बचा रही हैं। समय का बचा रही है, इसका मतलब देखिए ये सही नहीं होगा।
ठीक है। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही हैं, ये भी क्या होगा हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, व्यस्त रखने में व्यस्त कर रख रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही नहीं होगा। और ये भी क्या कर समय बचा रही है, ये भी क्या होगा हमारा सही नहीं होगा। अगला है शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया, हाँ इसमें ये कुछ सही हो सकता है, को समझाना चाहती हैं। शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित नहीं करना है, तो सीधे सीधे क्या होगा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है तो सीधे क्या करें, उसको क्या करें हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि वहीं से ही हमारे आंसर क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। तो नहीं को हाईलाइट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे ऑप्शन को देखेंगे। छात्रों को पोर्टफोलियो फाइल, ये तो होता है। उपाख्यानात्मक अभिलेख, ये भी होता है। सत्रांत परीक्षा, ये तो क्या नाम मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें नहीं है। क्षेत्र भ्रमण नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती प्रश्न मतलब वर्ड प्रॉब्लम रखते हैं। समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कितने कुल पन्ने हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के लिए सही है। तो हमारा क्या है, शिक्षक को छात्र को गलत उत्तर देने से हतोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, हमने जो टैग बताया था और जो हमारे सर ने टैग बताया था उसके अनुसार हमको बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, सीधे यहाँ हतोत्साहित लिखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अगला है अनुमान रोजमर्रा के अनुसार, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये क्या है कुछ अनुमानित लगाया है तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन हमें और ऑप्शन को देखना है। शिक्षक को छात्र के जवाब को नजरअंदाज करना चाहिए, नजरअंदाज हमको नहीं करना है, ये सीधे गलत हो गया। गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, क्योंकि इसलिए अनुमान की गणित में कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन देखिए कुछ हद तक सही नहीं है। तो हमारा देखिए सटीक आंसर क्या होगा, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल, मतलब क्या हम अपनी डेली लाइफ में जो अनुमान लगाते हैं उसके अनुसार क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश के परिकल्पना दृष्टि को निरूपित करता है। ऑप्शन ए है छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं। हाँ, वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये सही होगा। अगला है छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं और शिक्षक द्वारा हल किए गए उपयोगों पर उदाहरणों पर आधारित है। नहीं, ये बहुत ज्यादा सही नहीं हो सकता है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को मनन कर रहे हैं। हाँ, जो गलती हो रही है उसमें क्या इंप्रूवमेंट के लिए मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, वो क्या है, गलतियां क्या है, अधिगम के अवसर है, उसके द्वारा ही क्या करते हैं हम चीजों को सीखते हैं, ये सही होगा। छात्र प्रश्नों को के हल को श्यामपट से नकल करके लिख रहे हैं, इससे देखिए कुछ फायदा नहीं होगा। अब देखिए हमारा ए और सी सही है, कौन ऑप्शन में है, ए बी, बी डी और ए सी और सी डी, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के ले आंकड़ों की प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों में वो प्राप्त करने में सहायता करेगा। चलिए ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकों में हल के लिए उदाहरणों पर चर्चा करना। जो क्वेश्चन हल कर लिया उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाश सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। हाँ, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन आगे हमें और ऑप्शन को देखना है। आंकड़ों के निरूपण से विभिन्न तरीकों को व्याख्या करना नहीं है। उनके आंकड़ों को निरूपित करने के लिए विविध औपचारिक तरीकों से अवगत करना। हाँ, ये कुछ हद तक सही होगा, लेकिन इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, हमारा दैनिक जीवन से उपयोग करना है, सुव्यवस्थित करने, तो हमारा आंसर हो जाएगा विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाश सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। किसकी संकल्पना, भिन्न की, मतलब फ्रैक्शन की। क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन जो है, श्याम पट पर भिन्न को p बटे q की तरह लिखकर जहां q का नॉट इक्वल 0 है और चिन्हों को समझाना। ये देखिए परिभाषा, परिभाषा हमको रटवाना नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना। संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना नहीं। वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट्स के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। हाँ दोस्तों, ये देखिए कुछ बहुत अच्छा, मतलब कि बच्चों को गतिविधि आधारित करके सिखाया जा रहा है, जिसके आधारित क्या हो जाएगा, बच्चे जल्दी चीजों को सीख लेंगे, उसे जोड़ रिलेट करके। आगे देखिए ये कुछ हद तक सही होगा, आगे लेकिन देख लेते हैं। भिन्नों के 2 उदाहरण देना, उदाहरण दे रहे हैं और छात्रों को उसकी कॉपियों में भिन्नों को 10 समान उदाहरण लिखने के लिए कहना, मतलब दे दिया उसके बाद लिखना। इससे देखिए बच्चे ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर एक पेपर होगा, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, अगर पेपर के अनुसार, जैसे इसको हमने 2 पार्ट में किया, ये क्या हो जाएगा, इसका अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको 4 पार्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, 2 पार्ट 2/4। जैसे भी इसको करेंगे उसके अनुसार कर लेंगे। हमने 2 में किया 1/2, इसका भिन्न हो गया। कितना पार्ट है, पूरा 1 पार्ट है। कितना मोड़ा गया है, 1 पार्ट मोड़ा गया है। टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे 2, 1/2 ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न में परिवर्तन। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की एक भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। ऑप्शन ए हमारा है, शिक्षक को विद्यार्थियों की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण याद हमें नहीं कराना है, रटवाना नहीं है, क्योंकि एनसीएफ जो है रटने पर बल नहीं देता है। तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, गलत होगा। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित के विद्यार्थियों के लिए जीवन अनुभवों का भाग। हाँ ये देखिए जीवन के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन हमें और ऑप्शन देखते हैं। गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता है, तो शिक्षक को केवल गणित, केवल शब्द आ गया। इबारती समस्याओं को हल करने पर बल देना चाहिए, बल नहीं देना चाहिए। और केवल अगर शब्द आए तो क्या सीधे हो जाएगा, कैंसिल। शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों को चार्ट पर प्रदर्शित करना। चार्ट पर प्रदर्शित करने से क्या होगा, उनकी भाषा दैनिक भाषा से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज सही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो क्या होगा वो सबसे बेटर होगा, वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय मतलब 2D आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामिति विकास की वैन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विवेचन के कौन से स्तर पर है। देखिए दोस्तों, वैन हिले का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये क्या था कि चीजों को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, उस अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, अभिज्ञान, पहचानना, और यह क्या हो जाएगा, निगमन। वो क्या कर रहे, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, तो उसका क्या कर रही है, एनालिसिस कर रही है, विश्लेषण कर रही है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा के गणित में अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजे से 10 मिनट पर सोने जाती है। 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है, मतलब 9 बजने से 10 मिनट पहले, मतलब 8:50 सोने जाती हैं। कृति समीना के 20 मिनट बाद जाती है। अगर वो 8:50 सो रही तो ये कितने बजे सोएंगी, 9:20 पर। एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने समझाया प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो हमारा क्या है, अवबोध मतलब कि अर्थबोध की त्रुटि का, पढ़ने की त्रुटि का, प्रक्रिया कौशल की त्रुटि का, लापरवाही त्रुटि का। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जानते हैं न्यूमैन का क्या है नियम जो है, उन्होंने क्या कहा है, बच्चा देखो अर्थ को समझ ही नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, इसके अनुसार क्या क्या गलत आंसर बताया, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही क्या होगा, अवबोध या अर्थबोध की त्रुटि का। तो हमारा ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित होता है। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल में के विकास में सहायक होता है।
यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, सही होगा। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए या मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, ये भी क्या होगा, सही होगा। या प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है, ये देखिए बहुत अच्छा नहीं है, गणित की कक्षा है। सही कथन का चयन कीजिए, तो हमारा क्या होगा, बी और सी, ए और सी, केवल बी या फिर ए और डी। तो हमारा देखिए कौन कौन सही हो रहा है, ये प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हमारा ये सही होगा। और गणित में अमूर्त से मूर्त दिखा रहे हैं, जो चीजें नहीं जान संकल्प समझने के लिए मूर्त। अगर कोई चीजें बच्चे नहीं जान रहे हैं तो पहले क्या, जो मूर्त चीजें हैं जो दिखाई दे रही है उसको समझा करके उससे क्या किया अमूर्त की तरफ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा बी और सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में किसमें है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन साधन उपयुक्त है। मानक संदर्भिक आकलन, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। देखिए इसमें क्या कौन कौन सही होगा, सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, ये देखिए सही हो जाएगा, मानक वाला सही, योगात्मक नहीं, रचनात्मक, देखिए रचनात्मक क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सही हो रहा है, बी और डी। देखिए किस ऑप्शन में है, बी और डी, तो हमारा बी ऑप्शन में क्या है, बी और डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। 3 + 9 बराबर क्या है, 4 5 6 7 8 9 12 तक करता है। 9 से 12 10 11 12। विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अति उपयुक्त है, कौन सा ज्यादा सबसे बेटर है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए सीधे क्या हो जाएगा, गलत, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान के योग के क्रम विनिमय नियम, हाँ क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। छात्र को उंगलियों पर गिनने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित शब्द आया है, तो ये भी सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हमको करना है एलिमिनेट, ऐसे क्या हमारा समय ही बचेगा और हमारा एग्जैक्ट सही आंसर भी आएगा। या योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है, नहीं ये तो नहीं होगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। योग का क्रम विनिमय नियम क्या करता है, उसके अनुसार जैसे कि लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए, ठीक है। ये क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम, अगर उसके क्रम को बदल दिया तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। अब देखिए नहीं बोला है, ध्यान से देखना है। पश्चिगामी रूप से हल करना, चित्रात्मक निरूपण, रटकर याद करना, स्मरण करना। देखिए दोस्तों सीधे रटने पर बल नहीं देता, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नहीं पूछा तो ये क्या होगा, सही, प्रयास एवं त्रुटि, ये सब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों को समझ एक प्रश्न रखते हुए प्रस्तुत करते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ या योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपर्युक्त प्रश्न का उदाहरण है खुले सिरे वाले प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न, स्मरण आधारित प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए क्या कहा है, छात्रों को पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए, पूर्णांक मतलब कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका जोड़ा योगात्मक, ऋणात्मक या पूर्णांक हो, ठीक है, योगात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक हो। अब देखिए क्वेश्चन जो कहा है कोई भी जोड़ा नहीं, मतलब इसमें क्या है, एक से अधिक इसके ऑप्शन हो सकते हैं, 2 भी लिए, 3 भी, 4 भी, क्या पूर्णांक संख्या है, कोई भी जोड़ा लेना है, 2 4 ले लिए, 3 5, तो इसलिए क्या है, एक से अधिक आंसर वाले, इसका क्या हो जाएगा, खुले सिरे वाले प्रश्न, बंद। देखिए बंद में क्या होता है, यस नो टाइप का होता है, सिर्फ यस और नो, हाँ या नहीं, सही अगर एक ही उसका आंसर होता है तो ये नहीं हो जाएगा। स्मरण रटने वाला है तो ये भी नहीं हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, खुले सिरे वाले प्रश्न, इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, खुले सिरे वाले प्रश्न जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं,
इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं। समुच्चय में क्या किए, शून्य को भी सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों को समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों को हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए। ऑप्शन है गणित में संकल्पनाओं के रैखिक प्रबंधन को, चलिए ये हो गया। अगला है गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को, पद को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको पद को अनुक्रमित कर रहे हैं। हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। गणित में संकल्पनाओं के मूर्त स्वभाव को, हाँ गणित में संकल्पना अमूर्त से मूर्त की तरफ चलती है, ये तो पता है, लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पदानुक्रमित, मतलब कि पद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समुच्चय बनना है, तो उस आधार पर हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था ये हमारा हुआ है, ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद का जो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन आने हैं और चीजें क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है हमारी क्लासेस को, और हमारे टीचर सभी लगे हुए हैं बहुत अच्छे से एकदम, तो उनका भी साथ देते रहना है और हमारा साथ देते रहना है। और इसके साथ साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।